हाँ। सैयद मोहम्मद। प्रेजेंट सर। दीपक। प्रेजेंट सर। हिमांशु। प्रेजेंट सर। ऋत्विक। प्रेजेंट सर। मोहम्मद साहिल। नहीं, साहिल नहीं है। ओके, अभिनव। प्रेजेंट सर। समर्थ। प्रेजेंट सर। याशिका। प्रेजेंट सर। खुशी। प्रेजेंट सर। उदित। उदित। ओके, आर्यन। प्रेजेंट सर। अनीश। प्रेजेंट सर। मानिक। प्रेजेंट सर। सत्यम। सत्यम। आयुष। प्रेजेंट सर। ओके, अनिर्बन। प्रेजेंट सर। आदित्य। प्रेजेंट सर। अदृश्कर। प्रेजेंट सर। आस्था। प्रेजेंट सर। विशाल। विशाल नहीं है। अंजलि। प्रेजेंट सर। ओके, तनिष्क। प्रेजेंट सर। सोनिया। प्रेजेंट सर। विशाल। प्रेजेंट सर। हिमांशु। हिमांशु नहीं है। सुमित। प्रेजेंट सर। ओके, वंश। वंश नहीं। प्रत्युष। प्रेजेंट सर। निखिल। प्रेजेंट सर। अनन्या। प्रेजेंट सर। कुंदन। प्रेजेंट सर। विनय। प्रेजेंट सर। वरुण। प्रेजेंट सर। हर्षवर्धन। प्रेजेंट सर। ऋषु। प्रेजेंट सर। ओके, निसार। प्रेजेंट सर। ऋषभ। प्रेजेंट सर। प्रिंस। यस सर। गौरव। प्रेजेंट सर। प्रशांत। यस सर। शिवम। यस सर। प्रेजेंट। अभिनव। यस सर। प्रेजेंट। आर्यन। प्रेजेंट सर। भव्य। प्रेजेंट सर। यश। भक्त। प्रेजेंट सर। प्रथम। प्रेजेंट सर। अनिमेश। प्रेजेंट सर। किरित। प्रेजेंट सर। तुषार। प्रेजेंट सर। पंकज। प्रेजेंट सर। ध्रुव। प्रेजेंट सर। ओके, और ये है अक्ष भारद्वाज। प्रेजेंट सर। ठीक है। ओके क्लास। सर 106 प्रेजेंट। 10। आप ज्वाइन किया बेटा आप लोगों ने? यस सर। सर 1064 4020 ये सर 110 पे जॉब। अच्छा, 64 हो गया। बन गया था और नेक्स्ट सर 4008 सर 40 सर 4029 जो 4008 सर 4029 वेट बेटा 1 by 1 4020 4029 विशाल। यस सर 4029 20 4015 4015 उदित। ठीक है। यस और सर। कोई है? और कुछ कोई बताए बचा है यहाँ पे? इसके अटेंडेंस नहीं है। सर 4020 लगा दिया। कौन है? सत्यम। हाँ, हो गई हो गई। अब मुझे ये बताओ बेटा, आप में से कितने स्टूडेंट लैपटॉप का यूज कर रहे हैं अभी? जो लैपटॉप पे क्लास लेने अभी कितने हैं? ऋषभ, यश, राशि, ध्रुव। ओके, 6 7 6 स्टूडेंट। ओनली 6 स्टूडेंट है जो बेटा। अच्छा ओके, ये लैपटॉप का यूज कर रहे हैं। ठीक है, और बाकी सब मोबाइल से ले रहे हैं।
मतलब अराउंड 7 मतलब 8 to 10 स्टूडेंट है जो लैपटॉप से कर रहे हैं बेटा। और कोई है? और कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो पार्क में घूम रहे हैं अभी? क्योंकि अभी डिस्टर्बेंस आ रही थी अटेंडेंस लेते हुए। बेटा जहां भी हो कोशिश करो कि कुछ देर के लिए अपने आप को सेपरेट करो। तुषार सैनी, ओके, ठीक है ठीक है। अभिनव कुमार, बेटा आप लैपटॉप से क्लास ले रहे हो? अभी कहाँ हो? सर घर पे हूँ, लैपटॉप से ले रहा हूँ। लैपटॉप, वेरी गुड बेटा। ओके, लैपटॉप बस इसलिए पूछ रहा हूँ कि बेटा जो मोबाइल यूज कर रहे हैं, आई डोंट नो कि वो क्लास कम ले रहे हैं, शायद वॉक ज्यादा कर रहे होंगे। कम से कम सिंसियरली जो 10-15 बच्चे जिन्होंने अभी लैपटॉप से किया हुआ है, आइडिया मिल जाता है कि उनमें से भी थोड़ा सिंसियर बच्चे ले रहे हैं क्लास। ठीक है, मोबाइल से भी अच्छे, ठीक है, आप क्लास ले रहे होंगे, लेकिन अभी देखो 4-5 स्टूडेंट तो बस अटेंडेंस लेके गायब हो गए। लेट्स शो द स्टेटस। ओके, कोई बात नहीं। लास्ट क्लास में याद है कहां तक कंप्लीट हुआ बेटा? बेसिकली आपका जो जितना मशीनिंग ऑपरेशंस थे ना वो करवा दिए थे मैंने, ग्राइंडिंग का भी करा दिया था बेटा। ठीक है ना, ग्राइंडिंग का बता दिया, मिलिंग का मल्टी पॉइंट कटिंग टूल में बता दिया था, ड्रिलिंग, मिलिंग, ब्रोचिंग, ग्राइंडिंग ऑपरेशंस था, थोड़ा उनको बता दिया था। नेक्स्ट जो है वह है मशीन, यहाँ पे नेक्स्ट इज द मैकेनिक्स ऑफ चिप फॉर्मेशन, जिसमें मशीनिंग ऑपरेशंस हो गए। अब यहाँ पे इस मैकेनिक्स पार्ट पे फोकस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल चिप फॉर्मेशन पे करेंगे, और इसमें टूल लाइफ का होगा, इसमें डिस्कशन कटिंग फ्लूइड का होगा। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट विद दिस चिप फॉर्मेशन। यू नो अबाउट चिप? मेटल कटिंग में चिप क्या होती है बेटा? Okay, what is that? It is useful. Basically, that is the extra waste material जो intentionally हम provide करते हैं ना, to achieve the better dimensional accuracy, surface finish and quality of the surfaces. Okay, तो हम ये achieve करने के लिए करते हैं। तो first of all जो हम चिप की स्टडी करेंगे ना, तो basically directly indirectly that will represent the some number of things. That first thing, nature and behavior, ये स्किल सबको विजिबल है बेटा? Is it visible? Yes. Okay. Okay. अभी ठीक है? हाँ, just wait. Okay, तो मैकेनिक्स के लिए जो हमारे पास जो चिप फॉर्मेशन होगा वो क्या शो करेगा? जब हम जो मेटल कटिंग फॉर्म करोगे ना, यू विल नोटिस डिफरेंट टाइप ऑफ चिप। तो वो क्या रिप्रेजेंट करता है बेसिकली? ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल नेचर एंड बिहेवियर ऑफ द वर्क मटेरियल। ठीक है, जब भी हम किस मटेरियल को रिमूव करेंगे अंडर द डिफरेंट मशीनिंग कंडीशंस, तो उसमें किस टाइप की चिप फॉर्मेशंस होंगी और चिप कैसे सिग्निफाई करेगा? तो हमारे पास तो बिहेवियर ऑफ द वर्कपीस अंडर द डिफरेंट कंडीशंस। नेक्स्ट हमारे पास डिफरेंट जो टाइप की जो चिप फॉर्मेशन होगी उसमें एनर्जी कंजप्शन कितना हो रहा है। नेक्स्ट वहां पे चिप टूल इंटरेक्शन कैसे है, ये पॉइंट बेटा अभी स्टडी करोगे आप। ठीक है ना, वन बाय वन डिस्कस करेंगे इसमें। अब जो फॉर्म ऑफ चिप होती है वो डिपेंड करती है डिफरेंट टाइप ऑफ चिप, लाइक कंटिन्यूअस चिप, डिसकंटिन्यूअस चिप। ओके, ये डिफरेंट थिंग्स होती है दैट यू विल नोटिस दिस थिंग। तो बेसिकली जो हमारे पास इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स में से हमारे पास जो क्लासिफाई कर सकते हैं, सबसे इजीएस्ट जो पॉइंट्स हैं वो लाइक वर्कपीस मटेरियल। वर्कपीस मटेरियल की प्रॉब्लम मतलब यहाँ पे मतलब क्या है? व्हाट इज अबाउट द वर्क मटेरियल? क्या रेफर कर रहा है यहाँ पे? सिर्फ इन्होंने तो वर्क मटेरियल लिख दिया। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस वर्क मटेरियल? सर जैसे एल्यूमिनियम है, स्टील है। वेट यश, वेट बेटा, वेट। गुड, क्या आप बहुत रिप्लाई कर रहे हो, वेरी गुड। वांट एक्सपेक्ट कि और भी स्टूडेंट रिप्लाई करें बेटा। यश शर्मा, गुड। उसके अलावा भी तो बेटा पार्टिसिपेट करो क्लास में, बाकी रिप्लाई करो। यहाँ पे जो वर्क मटेरियल है वो क्या सिग्निफाई कर रहे हैं यहाँ पर?
What is the meaning of this work material only? Anyone? Anyone else? Class? सर जो वर्क पीस है वो किस मटेरियल का बना हुआ? हाँ, वो तो डेफिनेशन होगी बेटा, क्या मीनिंग हुआ उसमें? मतलब ठीक है, कॉपर से मिला है, एसएसएस से बना है, टू स्टील का है, सिरेमिक है, क्या मीनिंग हुआ उसका? सर लैटिस स्ट्रक्चर कैसा है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर कैसा है, वो क्या और उसकी सिग्निफाई करता है प्रॉपर्टीज बेटा? कैसी है? वो क्या सिग्निफाई करता है? सर सरफेस फिनिश। सर हार्डनेस, ओके बेटा, स्ट्रेंथ। एक सिंपल टर्म में नहीं बोल सकते, सिंपली द प्रॉपर्टीज ऑफ द वर्क मटेरियल। कैन वी से इट? अगर जो हमारा मोस्ट जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है, जो यहाँ पे हम जो मशीनिंग करेंगे, तो वर्क पीस कैसा है मींस उसकी जो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज है, ओके, स्ट्रेंथ है, हार्डनेस है, ओके, और वियर रेजिस्टेंस, उसकी जो और थर्मल कंडक्टिविटीज है, ओके, होगी जो मैटर करेंगी वहां पर, ठीक है? तो दैट सिग्निफाइंग, और केमिकल रिएक्टिविटीज है, बेसिकली द प्रॉपर्टीज जो हम उसमें फोकस कर रहे हैं, ठीक है ना? सेम वे नेक्स्ट पॉइंट, मटेरियल एंड द ज्योमेट्री ऑफ द कटिंग टूल। तो कटिंग टूल की मटेरियल भी मींस उसकी प्रॉपर्टीज। मोस्ट सिग्निफिकेंट प्रॉपर्टी कौन कौन सी है बेटा? ओनली वियर रेजिस्टेंस और हार्डनेस। इन केस ऑफ कन्वेंशनल मशीनिंग मोस्ट सिग्निफिकेंट प्रॉपर्टीज कौन सी है? यस क्लास, कन्वेंशनल मशीनिंग में सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज कौन सी है? हु विल एक्सप्लेन दिस? अच्छा, कन्वेंशनल मशीनिंग कैसे होती है? व्हाट इज द बेसिक रिक्वायरमेंट? क्लास, Sir, the tool is harder than the workpiece. तो प्रॉपर्टी मिल जाएगी यहां से। Which one is the most important properties? किसने रिप्लाई किया था बेटा यहाँ पे अभी? आर्यन? Sir, मैंने। Yes, sir. तो बेटा उसका रिप्लाई नहीं कर सकते आर्यन? आपने एक टर्म बोल दिया तो क्या समझते हो उसको? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टूल शुड बी हार्डर देन दिस देन? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज कौन सी है टूल की? Sir, hardness. तो इतना कंफ्यूज क्यों बेटा? आपने आंसर सही दिया है, लेकिन डोंट बी सो कंफ्यूज। कन्वेंशनल मशीन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि टूल जो है वर्कपीस से हार्डर होना चाहिए, ठीक है? हार्ड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। वर्कपीस हार्ड होगा तो वेयर रेजिस्टेंस भी होगा उसमें, एंड अगर जो वहां पे जो हमारे पास और प्रॉपर्टीज है वीएन के, इसमें एक प्रॉपर्टीज और ऐड हो जाती है, हार्डनेस टाइप ऑफ एक और प्रॉपर्टीज, इसके कहते हैं हॉट हार्डनेस, ठीक है ना? हायर टेम्परेचर पे हार्डनेस मेंटेन रखना, ओके? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होती है हार्डनेस के में। एक रूम टेम्परेचर पे हार्डनेस मेंटेन करना, एक हायर टेम्परेचर, हायर बहुत मैटर करेगी, उसके एंगल्स बहुत मैटर करेंगे। अभी टूल ज्योमेट्री पर जब जाएंगे, उसके रेक सरफेस है, फ्लैंक सरफेसेस हैं, ओके? तो डिफरेंट जो एंगल्स होंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, जैसे ड्रिल बिट हो गई, जैसे आपने जितने भी टूल्स किए हुए हैं ना आपके, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल, ड्रिल बिट, मिलिंग कटर, इन सब में बहुत इंपॉर्टेंट होगी प्रॉपर्टीज और ज्योमेट्री ऑफ द टूल, मैक्रो टूल है, ठीक है? नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स जो होंगे, जो उसकी चिप को फॉर्मेशन डिफाइन करेंगे, वो करेंगे कटिंग पैरामीटर्स। कटिंग पैरामीटर कौन कौन से पैरामीटर होंगे? कटिंग स्पीड, ठीक है, कटिंग फीड, यहाँ पे फीड, एंड सम अमाउंट में डेप्थ ऑफ कट, ठीक है? तो ये तीन इंपॉर्टेंट पैरामीटर जो रहेंगे वहां पे, जो रिस्पॉन्सिबल होंगे उसके टाइप ऑफ चिप फॉर्मेशन में। एक और हमारे पास फैक्टर होगा कि वहां पे एनवायरमेंटल कंडीशन कैसी है,
जैसे आपको मैं मशीनिंग कंडीशन में बताया था कि इम्पोर्टेंट रिक्वायरमेंट में ड्राई कंडीशंस है या वेट कंडीशंस है। मींस वेट कंडीशन मींस यू आर यूजिंग द सम टाइप ऑफ लिक्विड, ओके, और लुब्रिकेंट। तो कटिंग फ्लूइड की हम बात करेंगे आगे जाके, तो उसमें हम कोई ऐसा यूज तो नहीं कर रहे जिससे फ्रिक्शन कम हो जाए, कोई एनवायरमेंटल टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा मशीनिंग के लिए टाइप ऑफ चिप में। तो यहाँ पे यू विल सी दिस थिंग कि आपका जो जैसे सिंगल पॉइंट कटिंग टूल है इन केस ऑफ शेपर मशीन, ठीक है, लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ दैट। तो आपको ऐसी कुछ कटिंग दिखाई देगी। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स होंगे। अब रिमेंबर वन थिंग, दीज इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स। एक तो हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट होगी दिस इज द चिप, जो एक्स्ट्रा मटेरियल, उसकी थिकनेस, उसको हम रिप्रेजेंट करें यहाँ टीसी, चिप थिकनेस, ओके। तो यहाँ पे दूसरी फिगर में दिखा रखा है। अब रिमेंबर वन थिंग, यहाँ पे इसी का फ्रंट व्यू कैसे दिखाई देगा, वो ए का बी में दिखाया, 2 डायमेंशनल व्यू, ठीक है, 2 डायमेंशनल व्यू। ये यहाँ पे क्योंकि विड्थ इज कांस्टेंट हियर, ओके, और आपका जो कटिंग ये है एक तरह से इसको कहते हैं ऑर्थोगोनल कटिंग। यहाँ पे जो कटिंग वेलोसिटी है ना, कटिंग एज परपेंडिकुलर है, ठीक है, तो इसका हम कहते हैं यहाँ पे ऑर्थोगोनल कटिंग। यहाँ पे कटिंग वेलोसिटी हम इसको फॉरवर्ड डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं, तो कटिंग वेलोसिटी यहाँ पे इस डायरेक्शन में होगी, और जो इसकी कटिंग एज होगी ना, यहाँ पे पॉइंट दिखा, आपने इंजीनियरिंग ड्राइंग सबने किया है, तो ये पे जो पॉइंट दिख रहा है ना, पीछे लाइन है पूरी एक तरह से, कटिंग एज है ये, लेकिन केस ऑफ शेपर मशीन, ठीक है ना। जो तो आपको यहाँ पे दिख रहा है ना ये पॉइंट, इसमें बी फिगर में यहाँ पर पॉइंट पे जहाँ पे कर्सर है, ये पॉइंट दिख रहा है आपको, लेकिन ये एक्चुअल पॉइंट नहीं है, एज है, ठीक है। तो यहाँ इन दिस केस जब आपको बुक्स में ना ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, वो एक्चुअल होता कैसे, वो 3 डायमेंशनल व्यू ऐसे दिखाई देता है वो। तो यहाँ पे जो एक्स्ट्रा जो चिप रिमूव हुई है उसके हम थिकनेस को रिप्रेजेंट करते हैं टीसी, चिप थिकनेस। और दूसरा जो अनकट सरफेस है, जो कर्सर आपको दिख रहा है टॉप सरफेस, अनकट मटेरियल, एंड द डिस्टेंस बिटवीन अनकट मटेरियल एंड जो फिनिश्ड वर्कपीस है, इनके बीच में जो ये डिस्टेंस होता है इसको कहते हैं यहाँ पे अनकट थिकनेस, टीओ, ओके, या बहुत सिंपल टी की टर्म से रिप्रेजेंट करते हैं अनकट, ओके। तो ये चिप का बिफोर थिकनेस है और ये चिप का आफ्टर थिकनेस है, जो डिफॉर्म होके थिक हो जा, थोड़ी वाइडर हो जाती है उससे, और उसकी थिकनेस इंक्रीज हो जाती है। अभी देखना मशीन में कैसे होगा, मैं आपको वीडियो भी दिखाऊंगा इसमें। और इसमें ये जो प्लेन दिख रहा है ना, आपकी एक लाइन दिख रही है यहाँ पे ऑर्थोगोनल में, यहाँ पर दिस, ये प्लेन है जहां पे शेयरिंग होती है, डिफॉर्मेशन होती है। ये प्लेन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसको कहते हैं शेयर एंगल, यहाँ शेयर प्लेन। क्या बेटा? हाँ डेफिनेटली, टीसी इज ग्रेटर देन दिस इनिशियल अनकट थिकनेस। ये टीओ एक तरह से अनकट, मतलब कट होने से पहले है। टीसी इज ग्रेटर, डेफिनेटली ग्रेटर देन दिस वन। तो आपको मैं वीडियो में दिखाऊंगा और उसका रीजन भी बताते हैं वहां पर। तो यहाँ पे जिस प्लेन पे अनकट से और चिप में कन्वर्ट हो रहा है ना, इस प्लेन को यहाँ पे कहते हैं शेयर प्लेन। तो ये आइडियल कंडीशन होती है एक तरह से दिखाने का, प्लेन है ये, सिंपल, एक्चुअली प्लेन नहीं होता, जोन होता है ये पूरा, ठीक, जोन होता है ये पूरा, ये ऐसे दिखाई देता है एक्चुअली, ठीक है। लेकिन हम स्टडी पर्पज के लिए, एनालिसिस पर्पज के लिए इसको एक लाइन कंसिडर कर लेते हैं, क्योंकि अचानक से ट्रांजिशन तो होता नहीं, अनकट से सीधा कट में चला गया, एक जोन से पास होगा, वो ट्रांजिशन जोन होगा एक तरह से, ठीक है। तो एनालिसिस पर्पज के लिए इसको सिंपल एक हम प्लेन कंसिडर कर लेते हैं यहाँ पे। तो इसका जो इंक्लिनेशन होता है इसको कहते हैं शेयर प्लेन एंगल, फाई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे। इसका इंक्लिनेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है बेटा, शेयर प्लेन एंगल, ठीक है। ये शेयर प्लेन है और इसका प्लेन है ये। और एक और इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स है यहाँ पे, ये अल्फा, जिसको कहते हैं रेक एंगल। रेक एंगल जो ये आपका टूल का जो सरफेस है ना, जहां पे चिप मूव करती है कट होने के बाद, रिमूव होने के बाद, इस प्लेन के इंक्लिनेशन विद द परपेंडिकुलर टू द कटिंग वेलोसिटी। कटिंग वेलोसिटी आपके हॉरिजॉन्टल डायरेक्शंस में है, तो इसके परपेंडिकुलर वर्टिकल हो गया। तो वर्टिकल से जो टूल का जो इंक्लिनेशन होता है उसको कहते हैं रेक एंगल। और अगर जो हम ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं, दिस इज द पॉजिटिव रेक एंगल। ये इस तरफ दिख रहा है ना, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि देयर यहाँ पे नेगेटिव भी हो जाए, कि यहाँ पे इसमें क्लॉकवाइज में न जाके इस एंगल से लेफ्ट हैंड साइड में टर्न हो, एंटी क्लॉकवाइज, तो यहाँ पे नेगेटिव होगा। तो अब ये सरफेस, ये इसका टूल का जो ऐसा दिखाई दे रहा है, ये यहाँ पे क्लॉकवाइज ना होके ये आपका इस डायरेक्शन में भी हो सकता है कुछ, ठीक है।
तो अभी समझ लो, क्योंकि आगे हम पूरी ज्योमेट्री को करवाएंगे बेटा। लेकिन ये जो रेक एंगल ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर जो ये रेक एंगल इंक्रीज होगा तो क्या समझ रहे हो, टूल क्या कैसा हो जाएगा? अगर जो ये अल्फा एंगल इंक्रीज कर देंगे, ठीक है ना, मतलब क्या ले 2 डिग्री था 3 डिग्री था, मैं बढ़ाता है 5-10 डिग्री, तो क्या होगा यहाँ पर? टूल की शेप कैसी हो जाएगी? और ज्यादा इंक्लाइन, मतलब और ज्यादा शार्प होता जाएगा वो, ठीक है ना। लेकिन वो वीक भी होता जाएगा। ब्लेड जितना शार्प होता है उतना वीक भी होता है वो नाइफ, समझ गए ना। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखना। तो टूल की थिकनेस यहाँ पे कम शार्प होता जाएगा, लेकिन वो एक तरह से स्ट्रेंथ भी कम होती जाएगी, उसकी बैकअप मटेरियल भी कम मिलता रहेगा उसका। ओके, तो ये तो आप 2D डायमेंशंस में है। अब आएंगे यहाँ पे जो मटेरियल रिमूवल होगा ना बेटा, अब इसमें आते हैं ये ओके यहाँ पे ये मैंने सबके साथ शेयर किया एनपीटीईएल लेक्चर्स, इसमें ये भी और शेयर करूंगा मैं, ठीक है। कई बुक्स में पता नहीं किस अलग अलग तरीके समझा रखा है, लेकिन हम बिल्कुल ऐसे स्टार्ट करेंगे दैट यू कैन इजीली अंडरस्टैंड। बेसिकली you know this thing, we can classify the most material in the ductile and the brittle material category, ठीक है ना। तो जब उनकी मशीनिंग करते हैं हम, can you tell me what are different ductile material class? What are different ductile material class? Copper. Okay, anyone else? और कोई? सर एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम बता दिया, कॉपर बता दिया, एनीथिंग एल्स? सर गोल्ड भी डक्टाइल होता है। सर गोल्ड हो गया। और सर ब्रास, मोस्ट कॉमनली हो तो बताया नहीं। ब्रास, ब्रॉन्ज बेटा, ब्रॉन्ज नहीं होता उसमें। ये आपका ये डक्टाइल मटेरियल नहीं कह सकते उनको अभी। सबसे कॉमनली जो डक्टाइल मटेरियल जो स्ट्रक्चरल एलिमेंट है जो यूज करते हैं, जो आप भी मशीनिंग परफॉर्म करोगे, वो है माइल्ड स्टील, ठीक है ना, सबसे कॉमनली। तो सबसे बेसिक चीज तो याद रखो ही, क्योंकि एल्यूमिनियम हो गया, बाकी हो गया, वो तो सॉफ्टवेयर मटेरियल होते हैं। जनरली हम फॉर्मिंग के थ्रू डायरेक्टली शेप ले लेते हैं उसमें, ठीक है, क्वालिटी भी बेटर मिलती है। जो मोस्ट कॉमनली जो इंडस्ट्री में यूज मटेरियल है जो डक्टाइल मटेरियल, दैट इज द माइल्ड स्टील। ओके, स्टील नहीं कहो बेटा, स्टील में डिफरेंट कैटेगरी हो सकती है शिवम। देयर कैन बी टूल स्टील जो और हार्ड होते हैं, डक्टिलिटी थोड़ा मैटर कर जाती है वहां पर, ठीक है ना। तो हार्डनेस इंक्रीज हो जाती है क्योंकि पैरामीटर्स हो गए। टूल्स आपके पास स्टील में भी डिफरेंट क्लासिफिकेशन, प्लेन कार्बन स्टील और अलॉय स्टील। तो नॉर्मली स्टील कहोगे तो देयर कैन बी इश्यूज, क्योंकि वहां पे कम डक्टाइल भी होते हैं, ज्यादा डक्टाइल भी होते हैं उसमें कैटेगरी में भी। बट है स्टिल यू कैन से कि डक्टाइल है, बट जो मेजर डक्टाइल मटेरियल में आएगा आपका माइल्ड स्टील कैटेगरी का हो गया। और जब हम ब्रिटल मटेरियल की बात करेंगे, जो मोस्ट कॉमनली जिन पर मशीनिंग परफॉर्म करते हैं, देयर कैन बी लाइक कास्ट आयरन, ओके, जो मोस्ट कॉमनली होते हैं। यहाँ पे उसमें ब्रॉन्ज भी हो सकता है, उसमें ब्रास भी आ सकता है, क्योंकि वो डक्टाइल नहीं होगा उस कैटेगरी में। ओके, एनीथिंग एल्स? उसके अलावा जो नोटिस करेंगे कि आप जो मोस्ट कॉमनली है वो तो यही है, ओके, बाकी और डिस्कस करते जाएंगे। तो जो हमारे पास जब मशीनिंग परफॉर्म करोगे ना बेटा, उसमें यू विल नोटिस दिस थिंग कि क्या क्या ऐसा इश्यूज है वहां पर, जो मटेरियल के अकॉर्डिंग डिफरेंट चिप फॉर्मेशन का क्या फैक्टर्स है वहां पे। अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले केस लेते हैं, जैसे हमारे पास कोई डक्टाइल मटेरियल है, ओके, लाइक ए माइल्ड स्टील। जब उसकी मशीनिंग करेंगे तो यहाँ पे एक मशीनिंग का ऐसे दिखा दिया, जैसे नीचे टूल हम मूव कर रहे हैं, वर्कपीस नीचे जा रहा है, टूल आपका मान लो स्टेशनरी पोजीशन पे है। सो व्हाट विल नोटिस, ये टूल की तरफ से फोर्स अप्लाई की जाएगी, एक रेजिस्टेंस फोर्स आपका टूल की तरफ से, वर्कपीस की तरफ से भी होगा। तो यू विल नोटिस दिस, ये टूल की तरफ से और वर्कपीस की तरफ से जो फोर्सेज होंगे, ये एक जो वर्कपीस है इसको कंप्रेस कर देंगे जो टूल के सामने वाला होगा। ये जो इन्होंने डॉटेड सा एरिया जोन दिखा रखा ना,
दिस इज हाईली कंप्रेस्ड जोन। और आपने तो स्टडी किया ही होगा, अगर इसके इन केस ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल यू हैव नोटिस दिस थिंग कि आप whenever you will apply the normal load longitudinal stress, तो वहां पे मटेरियल में जब आपने फाइंड आउट किया होगा तो वीक कहां पर होता है बेटा? जैसे आपने कोई यूनिएक्सियल लोड अप्लाई किया, तो यूनिएक्सियल लोड अप्लाई करते हो तो उसमें डिफॉर्मेशन सबसे पहले कौन से प्लेन पे होती है? प्लस perpendicular to the workpiece. Okay, why? Yes. बेंडिंग होती है बेटा। आप एक्सियल लोड अप्लाई कर रहे हो और बेंडिंग कर रहे हो, किसी चीज को खींचो आप दोनों हाथों से तो बेंड होगा, तो फिर बेंडिंग क्यों बोल रहे हो? नहीं, कंप्रेशन भी लगा लो, कंप्रेशन पे क्या होगा? बैंड थोड़ी ना होगा बेटा। वो बेटा तब की बात है जब आपके पास वो बकलिंग टाइप का है, वो बकलिंग होगी उसको। हाँ, तो अगर जो आप मैं सिर्फ कॉमन सी बात पूछ रहा हूँ, एक्सियल लोड अप्लाई करते हैं तो एक्सियल लोड के केस में क्या होता है? एक्सियल लोड में उसका एलोंगेट हो जाता है, टेंसाइल है तो, कंप्रेशन है तो शॉर्ट हो जाता है, लेंथ छोटी हो जाती है, वेट बढ़ जाती है। अगर जो आपके पास लॉन्गर कोई रोड है तो उसमें होगी बकलिंग, बेंडिंग नहीं होगा बेटा। बेंडिंग इज डिफरेंट थिंग, बकलिंग इज डिफरेंट थिंग, ये बात ध्यान रखना। बेंडिंग हमेशा लैटरल लोड की वजह से होती है, बकलिंग का इफेक्ट अलग होगा, स्ट्रेस अलग प्रोड्यूस होंगे और बेंडिंग में अलग स्ट्रेस प्रोड्यूस होंगे। हाँ, ओके, क्योंकि दोनों का लोड का डायरेक्शन भी अलग है बेटा उनका, तो बहुत सारी चीजें हैं उसमें, तो उसमें अभी डिटेल में नहीं जाते हैं। तो जब भी एक्सेल लोड अप्लाई करते हैं तो मुझे ये बताओ, इन केस ऑफ डक्टाइल मटेरियल फेलियर कहां से होता है? आपने मटेरियल टेस्टिंग लैब में किया है ना सर? अल्टीमेट टेंसाइल पॉइंट, अल्टीमेट टेंसाइल पॉइंट कहां से? मिड पॉइंट सर, अल्टीमेट टेंसाइल पॉइंट, अल्टीमेट टेंसाइल पे। अच्छा सर 45 डिग्रीज टू द एक्सिस। व्हाई अभिनव? सर क्योंकि शियर स्ट्रेस वहां पे मैक्सिमम होता है। शियर स्ट्रेस मैक्सिमम होता है? कौन सा? डक्टाइल मटेरियल के केस में फेलियर शियर स्ट्रेस की वजह से होता है और शियर स्ट्रेस 45 डिग्री से मैक्सिमम होता है। तो फिर वहां पे फेलियर क्यों हुआ भाई? मैक्सिमम में तो हुआ है, फेलियर क्यों हुआ? आपकी कप एंड कॉन स्ट्रक्चर क्यों बन के आती है डक्टाइल मटेरियल में? वो तो यही था ना, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस इज द हाफ ऑफ द लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस। यही आता है ना, अपने इक्वेशन के अकॉर्डिंग याद हो तो आपको। यस सर। 45 पे। तो मुझे ये बताओ, कप एंड कॉन होने का रीजन क्या है वहां पे? एनीवन क्लास? ये पता है, ये बेटा ये इंटरव्यू में भी पूछा जाता है क्वेश्चन बहुत। ना 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 ना, और कोई? एनीवन एल्स? बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बेटे। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के बात को या डक्टाइल मटेरियल बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे लोडिंग केस के लिए। नहीं, मैं कह रहा हूं कप एंड कॉन क्यों होता है, फॉर्मेशन क्यों होती है वहां पे बेटा? कुछ तो आंसर इसलिए मिल गया इसी क्वेश्चन, जो अभी आंसर दिया अभिनव ने भी, वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया। लेकिन वो जो डक्टाइल मटेरियल होती है ना, उसकी जो शियर स्ट्रेंथ होती है वो टेंसाइल से कम होती है। ठीक है, अब आपने ये मेंशन किया दैट एट ए 45 डिग्री शियर स्ट्रेंथ विल बी हाफ ऑफ द टेंसाइल स्ट्रेंथ। तो मतलब शियर स्ट्रेंथ मैक्सिमम कहां होती है? 45 प्लेन पे। और मटेरियल की जो डक्टाइल मटेरियल है उसकी शियर स्ट्रेंथ कम होती है टेंसाइल से, तो डेफिनेटली उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ आने से पहले शियर स्ट्रेंथ मैक्सिमम पहुंच जाएगा। और जो शियर स्ट्रेंथ होगी कौन से प्लेन पे पहुंचेगा वो? 45 पे। दैट्स व्हाई वो कप टाइप की फॉर्मेशन, कप एंड कॉन टाइप की स्ट्रक्चर होती है वो। ये क्लियर?
तो वो 45 डिग्री पे वहां पे डिफॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगी। तो सेम वे जब हम मैकेनिक्स में यहाँ भी बात करेंगे ना, तो यहाँ भी जब ये हम कर रहे हैं इसमें, इन केस ऑफ दिस यहाँ पे यूनिएक्सल कंप्रेशन लोड लगेगा। ओके, तो यूनिएक्सल तो नहीं कहेंगे, कॉम्प्लेक्स 3 डायमेंशन केस है बेसिकली। तो यहाँ पे जब लोड लगेगा, कंप्रेशन होगा हर एक डायरेक्शन से। तो आपको याद हो प्योर शेयर केस भी याद है किसी को? प्योर शेयर केस, अगर जो हम किसी पे, अगर जो इसमें से कोई एलिमेंट हम सेपरेट कर लेंगे और उस पर स्ट्रेस एनालिसिस करेंगे, तो यहाँ पे हर एक प्लेन में कंप्रेशन लोड लग रहा है एक तरह से। लेकिन यहाँ पे कोई ऐसा इंक्लाइन प्लेन होगा जहां पे शियर स्ट्रेंथ कितना होगा? हाफ ऑफ द मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेस। ठीक है, अब मटेरियल ये बताओ कि जो डक्टाइल मटेरियल होता है उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ज्यादा होती है या शियर स्ट्रेंथ ज्यादा होती है? क्लास, ये ना प्रॉपर्टी सभी देखना बेटा एक बार। डक्टाइल मटेरियल जो उठा के इनकी प्रॉपर्टी चेक करना। जैसे एल्यूमिनियम उठा लेना और कोई भी टाइप करना, एल्यूमिनियम कॉपर की प्रॉपर्टी उठाना, माइनस उठा लेना। ठीक है, नेट पेन पे डेटा अवेलेबल है, चेक द डिफरेंट मैकेनिकल प्रॉपर्टीज। तो यू विल नोटिस दिस थिंग कि इसमें इनकी शियर जो शियर स्ट्रेंथ है, जब टेस्टिंग की होगी ना, आपने भी परफॉर्म किया है टेस्टिंग, ठीक है, आपको याद नहीं है वो, तो आपको वहां पे जब आपने टेंसाइल भी टेस्ट किया है, कंप्रेशन टेस्ट भी किया है, शियर टेस्ट भी किया है, तो यू हैव नोटिस द शियर स्ट्रेंथ तीनों में सबसे कम होती है। ठीक है, अब यहाँ पे कंप्रेसिव लोड लग रहा है तो कंप्रेशन होगा। तो यहाँ पे जब किसी चीज को कंप्रेस करते हैं क्रशिंग, लेकिन यहाँ पे कंप्रेशन उस लोड तक पहुंचने से पहले शियर स्ट्रेंथ उससे ऑलरेडी हाफ है, तो देयर विल बी शियर डिफॉर्मेशंस। ओके, तो ये जो यहां बिकॉज ऑफ दिस वन मटेरियल क्या करेगा, ऊपर डायरेक्शन फ्लो करना स्टार्ट कर देगा। यहाँ पे ऐसे ये ऊपर की तरफ स्लिट पीछे की तरफ खिसक जाएगा, पीछे की तरफ मूव करना लगेगा, दैट इज द शियर डिफॉर्मेशंस। तो शियर डिफॉर्मेशन कहां पे होगी? उस प्लेन पे जहां पे मैक्सिमम शियर स्ट्रेंथ अचीव हो जाएगी, वो प्लेन जहां पे मैक्सिमम वैल्यू होगी। ओके, अब वो देखना पड़ेगा कहां पर है इसमें। तो दो प्लेन जिसको हम कहते हैं शियर प्लेन एंगल, वो ये वाला एंगल, दिस एंगल जहां पे शियरिंग होती है, शियर डिफॉर्मेशन होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे ये नहीं 45 नहीं है, ध्यान रखना, इट इज नॉट 45, क्योंकि यहाँ पे कॉम्प्लेक्स लोडिंग है, कंप्रेशन लोड है। ठीक है, ये यूनिएक्सल केस नहीं है, ध्यान रखना। बट यहाँ पे डिफॉर्मेशन शियरिंग हो रही है। क्यों? डक्टाइल मटेरियल फेल कैसे होता है? यहाँ पे मटेरियल सेपरेट नहीं होता है। अब आपको एक वीडियो दिखाता हूं मैं। ये स्क्रीन विजिबल सबको क्लास? नाउ सी दिस डक्टाइल मटेरियल डिफॉर्मेशन, कहीं यहाँ पे मटेरियल क्रैक नहीं हो रहा, शियर डिफॉर्मेशन खिसकता जा रहा है ऊपर आपस में टूटता हुआ, और ये लेयर आपस में अटैच हो जाती हैं। दिस इज द कटिंग टूल एंड दिस इज द वर्कपीस, और ये जो ऊपर जा रहा है दिस इज द चिप। ओके, दोबारा देखो, दिस इज कॉल्ड द, वहां पे मटेरियल रिमूवल बिकॉज ऑफ द यील्डिंग और शेयर डिफॉर्मेशन। इसको शेयर डिफॉर्मेशन भी बोलते हैं क्योंकि शेयर की वजह से डिफॉर्म हो रहा है यहाँ पर मटेरियल और रिमूव हो रहा है यहाँ पर। ओके, तो यहां इन केस ऑफ दिस इन केस ऑफ डक्टाइल मटेरियल चिप फॉर्मेशन क्यों होता है? बिकॉज ऑफ द शेयर डिफॉर्मेशंस। ये एक दूसरे से सेपरेट होते जाएंगे बेटा। ठीक है, तो ये तो कॉन्सेप्ट हो गया मैकेनिक्स ऑफ चिप फॉर्मेशन इन केस ऑफ डक्टाइल मटेरियल। अब इन केस ऑफ बिटर मटेरियल कैसे होगा? अब ये देख रहे हैं सारे, ये कार्ड एनालॉजी है। कार्ड, प्लेइंग कार्ड ले लो और उसको रखो और एक टूल टाइप का, मतलब ऐसा शार्प सा टूल लो और उसको मूव करो, कार्ड एक दूसरे के ऊपर खिसकते जाएंगे, सेपरेट नहीं होंगे। तो दिस इज कॉल्ड एज ए पिस्पन मॉडल। देखो ये हमें ऐसा कोई एक टूल सा ले लेंगे और ये सारे प्लेइंग कार्ड ले लो, मान लो। अब इसको आगे मूव करोगे, ये प्लेइंग कार्ड क्या करेंगे, एक दूसरे ऊपर खिसकते जाएंगे ऐसे से करके, सेपरेट नहीं होंगे बेटा, ये एक दूसरे खिसकते जाएंगे एक दूसरे के ऊपर।
और ये जो ऊपर की तरफ फ्री एक तरह से चिप की तरह जाएंगे ऐसे। तो एक कार्ड एनालॉजी है इसका। तो आप देख सकते हो कि बिल्कुल सिमिलर मॉडल से हैं। ये पिस्पन मॉडल में भी यहाँ पे आप कार्ड का फॉर्मेशन करके चिप का डक्टाइल मेटल फॉर्मेशन को चेक कर सकते हो उसमें। ओके, दूसरा लेट्स टेक द केस ऑफ ब्रिटल मटेरियल। अब ब्रिटल मटेरियल का तो बहुत इजी है, क्योंकि ब्रिटल मटेरियल में डिफॉर्मेशन होती नहीं है, उसमें क्रैक फॉर्मेशन होगी और क्रैक फॉर्मेशन होके वहां पे क्रैक प्रोपागेट होगा और चिप सेपरेट हो जाएगी, लाइक इसमें आप दिखाया है यहाँ पर। ओके, तो इन केस ऑफ ब्रिटल मटेरियल डिसकंटिन्यूस, उस केस में कंटिन्यूस टाइप ऑफ चिप फॉर्मेशन होती है डक्टाइल मटेरियल केस में। इज इट विजिबल, इज इट क्लियर क्लास? तो जो मैकेनिक्स ऑफ चिप फॉर्मेशन इन केस ऑफ ब्रिटल मटेरियल होगा वो क्या होगा? ब्रिटल फ्रैक्चर। और इन केस ऑफ डक्टाइल मटेरियल क्या होगा? शेयर डिफॉर्मेशन, यील्डिंग। ओके, ये हमेशा ये कॉन्सेप्ट याद रखना बेटा इसका, जिसको हम शेयर डिफॉर्मेशन ही बोल देते हैं। ठीक है, क्योंकि ब्रिटल मटेरियल में शेयर डिफॉर्मेशन होती नहीं है, तो वहां पे ब्रिटल फ्रैक्चर हो जाएगा, सीधा सेपरेट हो जाएगा। लेकिन डक्टाइल मटेरियल में शेयर डिफॉर्मेशन होती है, तो वहां पे शेयरिंग होगी, वहां पे क्रैक नहीं फॉर्मेशन होगा, ध्यान रखना। चिप फॉर्मेशन के लिए कभी ये सोचो कि चिप हमने डक्टाइल मटेरियल केस में ऐसा हो गया, अब मटेरियल उसमें सेपरेट कहां पे होगा? ठीक है, चिप कब सेपरेट, डक्टाइल मटेरियल में भी चिप ब्रेक कहां पे होंगी, उसके लिए पैरामीटर है। और भी ये तो मटेरियल पैरामीटर हो गया ना, अब डिफरेंट मशीनिंग पैरामीटर भी देखो। Okay, now there are four different type of chip. ठीक है, 4 different type of chip. That is discontinuous chip, continuous chip with built-up edge and serrated chip. इसको segmental chip भी बोलते हैं इसको। Okay, तो one by one इसको डिस्कस करेंगे। What is this? Okay, फर्स्ट ऑफ ऑल डिसकंटिन्यूस चिप। अब डिसकंटिन्यूस चिप का सबसे प्राइमरी रीजन क्या बताया मैंने क्लास? फर्स्ट रीजन दैट इज अ ब्रिटल मटेरियल हो, उसमें चिप ना टूट टूट के आएंगी, ब्रेक होके आएंगी। ठीक है, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं कि सिर्फ ब्रिटल मटेरियल होगा उसी केस में ब्रेक होके आएंगी। अगर जो डक्टाइल मटेरियल भी होगा उस केस में भी बन सकती हैं। कैसे? इफ यू आर यूजिंग द लो कटिंग स्पीड, मतलब आपका जो वर्क पीस है ना, जैसे इन केस ऑफ लेथ मशीन लेके चलो, क्योंकि वो सब देख चुके हैं, लेथ मशीन में स्लो स्पीड पे वर्क पीस रोटेट हो रहा होगा ना, तो उस केस में भी आपकी जो चिप बन के आएंगी ना, वो भी आपकी सेपरेटेड होके आएंगी, डिसकंटिन्यू फॉर्म के आएंगी। या आप टूल बहुत फास्ट स्पीड से मूव कर रहे हो, फीड जो दे रहे हो कटिंग टूल में, मैं सभी आपको बता रहा हूँ एग्जांपल लेके, वहां पे टर्निंग का लेथ मशीन पे। ठीक है ना, मतलब आप जो आपका कटिंग टूल है बहुत फास्ट स्पीड से मूव कर रहे हो, या आपने डेप्थ ऑफ कट ज्यादा ले लिया है, तो इवन डक्टाइल मटेरियल केस में भी आप डिसकंटिन्यूअस चिप फॉर्मेशन कर सकते हो। नेक्स्ट केस, या हाइट टू टूल चिप, यहाँ फ्रिक्शन, ये चिप जब मूव कर रही है ना, तो ध्यान रखना यहाँ पे 3 डिफरेंट जोन होते हैं, उस जोन का ही बता देता हूं मैं। नहीं, इसमें नहीं है। देयर आर 3 डिफरेंट जोन। ये रहा, एक तो प्राइमरी डिफॉर्मेशन जोन होता है, जहां पे प्राइमरी मटेरियल यहाँ पे डिफॉर्म होता है। ठीक है, शेयरिंग होती है, यहाँ पर डक्टाइल मटेरियल है। ठीक है, तो उस केस में डिफॉर्मेशन होगी, यहाँ पर इसको प्राइमरी डिफॉर्मेशन कहेंगे। यहाँ सबसे ज्यादा एनर्जी कंज्यूम होती है, क्योंकि डिफॉर्मेशन यही होती है। जब वो यहां से ऊपर आ जाता है तो उसके डिफॉर्मेशन हमारे पास फर्दर एनर्जी लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। बट क्या करेगा वो चिप, दैट विल मूव ऑन दिस सरफेस, रेक सरफेस ऑफ द टूल, लेकिन वहां जाके भी वहां पे फ्रिक्शन जनरेट होगा, क्योंकि चिप तो ऊपर जाने मूव करेगी, तो वहां पे फ्रिक्शन जनरेट होगा, वो फर्दर डिफॉर्म हो जाती है। इसको कहते हैं सेकेंडरी डिफॉर्मेशन जोन। ओके, अब ये जो जोन है, यहाँ पे बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन और जो यहाँ पे हीट जो कैरी गया प्राइमरी डिफॉर्मेशन जोन से, इसका एक मेन रीजन है यहाँ पे टूल का टेम्परेचर हाई होने का।
अभी भी कटिंग के ऑपरेशन के बाद नोटिस करोगे टूल का टेम्परेचर बहुत हाई पहुंच जाता है बेटा। ओके, जब कटिंग ऑपरेशन बहुत हाई कटिंग स्पीड पे करते हैं 600-700 तक भी इजिली पहुंच जाता है यहाँ टेम्परेचर। और इसका तो और ज्यादा होता है, जो मेजर बहुत डिफिकल्ट होता है मेजर करना यहाँ पर प्राइमरी शियर जोन में। लेकिन यहाँ का मोस्ट टेम्परेचर ये कैरी कर लेता है चिप, जो इजिली हीट कन्वेक्टेड या वहां पे ट्रांसफर हो जाता है सराउंडिंग में, हीट ट्रांसफर हो जाता है उसमें। कुछ सराउंडिंग में होता है, कुछ टूल में हो जाता है यहाँ पर, और थोड़ा सा पार्ट वर्कपीस में होता है। ये आपको हीट ट्रांसफर उसमें बताएंगे जब वर्कपीस वहां पे कटिंग का नेक्स्ट होगा थर्मल फैक्टर्स में, ठीक है। और टर्शियरी डिफॉर्मेशन भी ऑन भी होता है। तो ये प्राइमरी और सेकेंडरी है। तो जो चिप और टूल का यहाँ पे होता है ना, यहाँ पे होते हैं फ्रिक्शन। जो डक्टाइल मटेरियल भी है, लेकिन अगर जो लो स्पीड में कट करोगे या लो हाई फीड यूज करोगे, एंड दूसरा केस हो सकता है कि वहां पे हाई फ्रिक्शन हो गया चिप टूल का, आपने ड्राई कंडीशन कर रहे हो, बहुत फ्रिक्शन है वहां पर, रबिंग बहुत उसमें फ्रिक्शन इतना हाई हो रहा है कि वहां पे वो डिफॉर्म हो रहा है, तो फर्दर उसको चिप को सेपरेट कर देगा वो, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट रीजन है इसके डिसकंटिन्यूअस चिप के। नेक्स्ट जो केस होगा दैट इज अबाउट द कंटिन्यूअस चिप, मतलब आपका कंटिन्यूअस चिप कंटिन्यूअसली वहां स्पाइरल फॉर्म में आता रहेगा। तो अभी मैं वीडियो भी दिखाऊंगा अभी उसका। तो यहाँ यू विल सी दिस थिंग कि इन केस ऑफ कंटिन्यूअस चिप जो मोस्ट कॉमनली प्रोड्यूस होती है इन केस ऑफ डक्टाइल मटेरियल में होती है, लाइक एल्यूमिनियम, कॉपर, माइल्ड स्टील। इनमें जब भी मशीनिंग करोगे कंटिन्यूअस होगी, ठीक है। लेकिन उसमें भी डिसकंटिन्यू हो सकती है, जो मैंने अभी केस बताया। और इसमें कंटिन्यूअस चिप होने का रीजन क्या है, जब हम हाई स्पीड पे कटिंग करेंगे, स्मॉल धीरे धीरे मूव करेंगे, दैट इज द सिंपल अपना डेप्थ ऑफ कट, शार्प कटिंग टूल यूज करेंगे, तब जाके प्रोड्यूस होंगे कंटिन्यूअस चिप। एंड जो फ्रिक्शन होगा कम होगा, मतलब टू यहाँ चिप पे ना कंटिन्यूअसली स्मूथली मूव कर रही है ऊपर, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है इस पे, उस केस में कंटिन्यूअस चिप होगी। ओके, तो ये फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है कंटिन्यूअस चिप फॉर्मेशन होने के। एक और है हमारे पास, अभी इसका मैं आगे वीडियो में आपको डिटेल में बताऊंगा। कंटिन्यूअस चिप वीडियो में दिखेगा अभी आपको, कंटिन्यूअस विद बिल्ट अप एज, मतलब यहाँ पे टूल एक्चुअल कटिंग ना करके उसकी एक एज बन जाती है। कैसे होती है, यहाँ पे से देखो, जब चिप मूव करेगा यहाँ से, एम आई ऑडिबल क्लास? ओके ओके, अब ये देखना, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होगा बेटा। ओके, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होगा। तो बिल्ट अप एज, ये हमेशा ध्यान रखना है, ये कई बार क्वेश्चंस वगैरह आते भी हैं कि बिल्ट अप एज फॉर्मेशन के रीजन क्या है उसमें। तो यहाँ बिल्ट अप एज का यू विल से दिस थिंग कि जो मेटल चिप रिमूव हो रही है, सेकंड इट विल रब और इट विल देयर विल बी रबिंग बिटवीन द दिस टूल एंड द फिनिश सरफेस। अब ये चिप होगी ना, इसका जो नीचे का सरफेस होगा बहुत फिनिश्ड होगा क्योंकि सेपरेट होके आया वो। तो ये फिनिशिंग सरफेस के बीच में जब भी रबिंग होगी तो दिस विल प्रोड्यूस फ्रिक्शन, ठीक है। और जब फ्रिक्शन हाई होगा, टेम्परेचर हाई होगा, फोर्स होगी, तो यू विल नोटिस दिस थिंग कि वहां पे एटॉमिक लेवल पे ट्रांसफर होगा डिफ्यूजन में। इसमें कुछ पार्टिकल्स इस पे अडेयर हो जाएंगे, एडेशन होगा टू द टूल सरफेस, और धीरे धीरे ये अक्यूमुलेट होते जाएंगे, ठीक है, अक्यूमुलेट होते जाएंगे। तो अब यहाँ पे जब ये अक्यूमुलेट होते जाएंगे ना, तो इन प्लेस ऑफ एक्चुअल कटिंग एज, यहाँ पे ये जो एज बनी थी, ये इतनी हीट ट्रीटमेंट और हार्डनिंग इनका इतनी हार्ड बन जाएगी, ये कटिंग एज की तरह काम करेगी यहाँ पर। इसको कहते हैं बिल्ट अप एज, जो एक्चुअल कटिंग टूल कटिंग ना करके अब ये जो एज बनी आगे ना, ये रिमूव कर रही है। तो टूल के लिए एक तरह से थोड़ा बेनिफिट तो है, लेकिन ये एज बनी है ना, इसकी कोई वहां पे कोई ऐसी ज्योमेट्री नहीं होती बेटा, क्योंकि आपका शार्प टूल नहीं रहा उसमें। ओके, और ज्योमेट्री भी चेंज हो गया, तो उसके वजह से अदर पैरामीटर भी चेंज हो जाते हैं। तो दैट्स व्हाई यहाँ पे सरफेस क्वालिटी का इफेक्ट कर देता कई बार ये। ओके, तो बिल्ट अप एज होगा ना,
तो बिल्ट अप एज के और भी डिट्रीमेंटल इफेक्ट होते हैं, नेगेटिव इफेक्ट होते हैं। सरफेस पे हो गया, अगर जो ये धीरे धीरे बड़ा होता जाएगा, क्योंकि वहां पे तो कंटिन्यूसली फ्लो होगी, ठीक है, डक्टाइल केस में। तो जब ये चिप मूव कंटिन्यूसली कर रही है यहाँ पर, तो पहले तो ये देख लो किस केस में होता है बिल्ट अप एज। डक्टाइल मेटेरियल होना चाहिए, उस केस में होता है। अगर जो डक्टाइल मेटेरियल पे भी लो और मीडियम स्पीड पे करते हो ना, तो उस केस में यहाँ पे जो चिप के पार्टिकल्स है वो इस पे टूल पे अक्यूमुलेट हो जाते हैं। नेक्स्ट केस, आप ड्राई कंडीशन में कर रहे हो, मतलब ड्राई कंडीशन चिप टूल का फ्रिक्शन है वो बहुत ज्यादा हाई है, ठीक है। तो अब यहाँ पे इस केस में बिल्ट अप एज होंगे, और बिल्ट अप एज क्या होगा कि कंपाइल होके मतलब वहां पे कंपाइल हो जाएंगे, और वहां पे बिकॉज ऑफ द कंटिन्यूस फोर्सेस वो अनस्टेबल हो जाता है। कंपाइल होके धीरे धीरे बढ़ना लगेगा ना, लेकिन फोर्सेस तो पीछे बहुत ज्यादा लग रही हैं, तो वो ब्रेक होता है और टूट जाएगा। तो वो टूटेगा ना, कुछ मटेरियल आपका टूल का भी ले जाएगा उसमें साथ साथ। सो इन दैट केसेस मटेरियल वीक हो जाता है। अब फिर दोबारा बिल्टअप एज फॉर्मेशन होगी, फिर दोबारा कटिंग एज फॉर्मेशन होगी, फिर उसके बाद में धीरे धीरे मेटल होगा। तो यहाँ पे जो बिल्टअप एज है ना, तो एक तो अगर जो आपका लो स्पीड पे कर रहे हो कोई इशू नहीं है, धीरे धीरे हाई पे चले गए उसमें तो इशू रहता है उसमें। एक तो टूल की सरफेस का भी इफेक्ट करता है, और लॉन्गर टाइम में, लॉन्गर रन में ये टूल वियर भी प्रमोट कर देता है। उसका बेनिफिट भी है, आप उसका शॉर्टर टाइम में उसमें यूज कर रहे हो, तो वहां पे कटिंग टूल की लाइफ भी थोड़ा ठीक रहती है। लेकिन जब बिल्टअप एज होगी ना, जब वो आप हायर कटिंग स्पीड पे यूज करते हो, फर्दर यूज करते हो बहुत ज्यादा, तो उसमें क्या करेंगे, टूल को वेयर आउट कर देगा, क्योंकि उस केस में वो धीरे धीरे टूल से ही वेयर आउट, वो जो टूटेगा ना, जब ब्रेक होगा तो कुछ मटेरियल वो टूल का भी ले जाता है, तो वॉर्न आउट हो जाता है वो। तो बिल्टअप एज का भी एक नुकसान भी हो सकता है वहां पर, ठीक है। तो ये जनरली बिल्टअप एज कहाँ बेनिफिशियल होता है, जब रफ वर्क करना होता है, क्योंकि वहां पे क्या होगा, टूल की लाइफ बनी रहती है, ठीक है। आपको हायर स्पीड पे करना नहीं है, लोअर स्पीड पे कर रहे हो, बिल्टअप एज फॉर्मेशन भी हो गया, रफ सरफेस कोई बात नहीं, लेकिन टूल वियर नहीं हुआ, ठीक, टूल के ऊपर कुमुलेट हो गई ना, कोई बात नहीं, टूट नहीं रहा हो, उस केस में आप ये बिल्टअप एज एक कुछ बेनिफिशियल भी होती है। बट अदरवाइज बिल्टअप एज के नेगेटिव इफेक्ट भी होते हैं। क्यों ना, वर्कपीस की डायमेंशनल एक्यूरेसी होती है, और ये जब बहुत ज्यादा हो जाता है तो इन दैट केस टूल भी वेयर आउट हो जाता है उस केस पे, ओके। हाँ, एक लास्ट इसका पार्ट है, दैट इज द सेरेटेड चिप। मतलब ये सेमी कंटिन्यूस होती हैं, और कुछ ऐसी दिखाई देंगी जैसे ब्लेड होता है ना, उसकी जो एजेस होती हैं, ओके, आपने देखा एक्सा ब्लोड टाइप का, कुछ वैसे दिखाई देंगी। अल्टरनेटिव जोन होता है, ये क्या होता है कि जब हम लो थर्मो कंडक्टिव मटेरियल, ओके, और उसकी स्ट्रेंथ मतलब डिक्रीज हो जाती है हाई टेम्परेचर पे, लाइक टाइटेनियम, जब उसको मशीनिंग करते हैं तो यहाँ पे ऐसे जोन बन जाते हैं, हाई डिफॉर्मेशन जोन और लो डिफॉर्मेशन जोन, ठीक है। तो इन दैट केसेस यहाँ पर कुछ जो चिप फॉर्मेशन होगी ना, वो कंटिन्यूस होगी और ना डिसकंटिन्यूस, वहां सेरेटेड टाइप की होगी वो, ओके, या सेगमेंटल टाइप की। तो इन केसेस में यहाँ पे भी एक रीजन है कि डिफिकल्ट टू मशीन मटेरियल को जब हाई स्पीड पे कट करते हैं ना इनका, क्योंकि उस हाई स्पीड पे कट करने से टेम्परेचर बहुत हाई हो जाता है, जो उसको वीक कर देता है, ओके, बिकॉज एट हायर टेम्परेचर, क्योंकि उनकी थर्मल कंडक्टिविटी कम होती है उसमें, तो हीट कम कंडक्ट होगी उसमें, तो डेट वो वीक हो जाते हैं उस केस में। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज रहेगी कि हमारे पास जो सेरेटेड या सेगमेंटल चिप होती हैं उसका रीजन क्या होता है। तो जनरली ये किस वर्कपीस में होती हैं, जो डिफिकल्ट टू मशीन मटेरियल लाइक निकल बेस्ड अलॉय होता है, टाइटेनियम बेस्ड अलॉय है, या ऑस्टेनेटिक स्टेनलेस स्टील है। इस केसेस में ये मोस्ट कॉमनली होता है, जो हायर हार्डनेस होती है लेकिन एट हायर टेम्परेचर, वहां पे उनकी बिकॉज ऑफ लो थर्मल कंडक्टिविटी और स्ट्रेंथ, ना वो सेपरेट होते हैं और ना वो वहां पे कंटिन्यूस चिप की तरफ स्मूथली फ्लो होते हैं उसमें, ओके। तो ये आपका सेगमेंटल है। अब यहाँ पे आपको दिखाते हैं इसका एक वीडियो। ये आपका कंटिन्यूस चिप का कॉन्सेप्ट आ गया, शार्प टूल हो रहा है, और रेक एंगल, जो ये एंगल है ना, ये जितना ज्यादा होगा मतलब पॉइंटेड होगा उतना इजीली, तो जनरली हायर रेक एंगल, उसमें मिस था एक पॉइंट, हायर रेक एंगल, एंड दिस इज द बिल्ट अप एज। ये दिख रही है बेटा, ये आपका टूल ये है, लेकिन उसके रिप्लेसमेंट में ये जो एज ये हमारे पास मटेरियल एक्यूमुलेट हो गया है, इसको कहते हैं बिल्ट अप एज। देखना आप धीरे दोबारा, सभी जिन्होंने नहीं देख पा रहे बेटा वो भी देख लो, फोकस करो, व्हाट इज द बिल्ट अप एज। टूल पीछे ही है,
लेकिन एक एज आगे बनी हुई है जो मेटेरियल रिमूव करेगा और उसकी वजह से सरफेस में पूरा इफेक्ट करेगा। तो रफ वर्क के लिए होता है बस जनरली, अगर जो हम करते हैं तो इसको एक्चुअल कटिंग टूल नहीं कर रहा हूं। ये जो बिल्टअप एज होगी इतनी हार्ड हो जाती है, ये हीटिंग और कूलिंग होती है बहुत फास्ट, और ये मेटल अक्यूमुलेट होते हैं, बॉन्डिंग बहुत फास्ट होती है इसकी। ये आपका जो वर्कपीस है वो स्टील है, और जो टूल मटेरियल है यहाँ पे दिया भी है एचएस टूल है, वो कोटेड, ऊपर से कोटेड है वो। अब नोटिस कर रहे हो धीरे धीरे यहाँ अक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो गया यहाँ पर ये, और डक्टाइल मटेरियल है ना। यू कैन सी दिस थिंग कि हमारे पास कैसा ये बन के आया है। इसमें मेरे पास एक वो वीडियो थी सेरेटेड चिप का और कंटिन्यूस चिप, मैं आपको दिखा भी देता इसका। हाँ, ये यहाँ पे देखो बेटा, इस वीडियो में देखना सभी, ये जो बन के आ रही है ना, ये ज्यादा सेरेटेड चिप, ये डिस्कंटिन्यूस चिप है उसमें, लेकिन वो थोड़ी वैसे बन के आ रही है पॉइंटेड फॉर्म में। अभी इसी के साथ देखना कॉन्टिन्यूस चिप, दिस इज द कॉन्टिन्यूस चिप, जहां पे पूरा एक रिबन की तरह बन के आता है वो पूरा पूरा कंप्लीट। ओके, और ये हमारे पास पैरामीटर, ये वर्कपीस कंडीशन पे भी, वर्कपीस मटेरियल है आपके पास, कटिंग कंडीशन है, सब पे डिपेंड करता है बेटा। बाकी और देखनी है तो इसमें टाइप करना आपका कंटिन्यूस चिप, जैसे एक मैकेनिज्म ये भी था यहाँ पर पीछे, कैसे चिप फॉर्मेशंस होती हैं इसमें, थोड़ा इसका दिखा भी रखा है यहाँ पे स्लो मोशन कैमरा में। अब ये जो फ्रैक्चर होना ना, दैट इज अ केस कि आपका डक्टाइल मेटल में ब्रिटल फ्रैक्चर एक तरह से उसका केसेस हो, क्योंकि स्लो फीड बहुत फास्ट करो, क्योंकि कैमरा बहुत स्लो होता है। ओके, तो उस फॉर्म में दिखाया गया है। तो कटिंग कंडीशन इट इज नॉट नेसेसरी कि ब्रिटल मटेरियल में ही वहां पे हो डिसकंडीशन, वहां पे ब्रिटल मटेरियल में, डक्टाइल मटेरियल में भी हो सकता है, बट कटिंग कंडीशन आप ऐसे यूज करो, जैसे टूल बहुत फास्ट यूज कर लिया, हायर डेप्थ ऑफ कट यूज कर लिया, फ्रिक्शन बहुत हाई है, उन केसेस में भी हो सकता है वहां पर। तो ऐसी बहुत सारी यहाँ पे वो है। ये तो स्लो मोशन के कैमरे से दिखा रखा है इन्होंने, तो यू कैन सी द डिफरेंट वीडियो, क्योंकि बस आज की क्लास का टाइम हो गया वैसे। तो फॉर योर इंटरेस्ट आप कोशिश कर सकते हो कि इसमें बहुत सारी वीडियो हैं, उनको चेक करो कि कंटिन्यूस चिप कैसे होती हैं, डिसकंटिन्यूस कैसे होती हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ चिप फॉर्मेशन, जो मैकेनिज्म है वो मैंने बता दिया बस। चाहे ये बेटा आप उसमें बहुत अच्छे अच्छे और भी हैं, बस उसमें टाइप करना आपको टाइप ऑफ चिप, ये बस मैंने एक्सप्लेन करने के लिए था। आप एक बार बस करना टाइप्स ऑफ चिप, मैकेनिक्स ऑफ, देखो मैं यहाँ पे मैंने अभी टाइप किया था चिप, मैकेनिक्स ऑफ चिप फॉर्मेशन, तो ये तो मैकेनिक्स वाला पार्ट कुछ आ गया। यहाँ पे आपको ये सारी वीडियो इसमें मिल भी जाएंगी, या आप इसमें मत करो क्योंकि आपको सिर्फ देखना है। मैकेनिक्स तो मैं बता चुका हूँ, वहां से पढ़ लेना बस, टाइप्स ऑफ चिप। यहाँ पे देखो ये वीडियो बेटा इससे ही बेटर मिलेंगी, ये देखो इससे ही बेटर मिल जाएंगे आपको, देखोगे तो ये वर्कपीस मटेरियल है, इसका दिखा रखा है इन्होंने। तो थोड़ा सा अपने इंटरेस्ट के लिए पढ़ना और देखना आपका डिफरेंट टाइप ऑफ चिप कब फॉर्मेशन होती है, किस टाइप का वर्कपीस होगा, किस टाइप की कटिंग कंडीशंस होगी। अब ये देखो यहाँ पे डिसकंटिन्यूस चिप फॉर्मेशन होके आ रही है सारी, और इसमें भी मटेरियल डक्टाइल हो सकता है। अब ये देखो यहाँ पर कंटिन्यूस चिप की कैसे बन के आएंगी वो, ठीक है। तो ये आप उसमें बस टाइप करना और थोड़ा पहले स्टडी कर लेना, उसके बाद आप इनको देखोगे, और सरफेस फिनिश कैसे होगी कंटिन्यूस डिसकंटिन्यूस में, ऐसे आपका देखने से बेटा नॉलेज भी इंक्रीज होगी, और आपको माइंड में एक बार सेट हो जाएगा कि ये इस टाइप की चिप होती हैं, ये इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स होते हैं रिस्पॉन्सिबल इसके लिए, तो आपको हमेशा आगे तक याद रहेगा ये। तो थोड़ा स्टडी करो, थोड़ा वीडियो देखो, तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। बाकी सिर्फ थ्योरी में मत जाओ। देखिए इन्होंने एक्चुअल मशीन उस पर दिखा रखा है, मशीनिंग को दिखा रखा है। तो बस आज यही खत्म करते हैं। बाकी किसी को डाउट है तो यू कैन आस्क योर क्वेश्चंस। टाइप ऑफ चिप फॉर्मेशंस, मैकेनिज्म, इनमें से किसी को कोई डाउट हो क्लास? एनीवन एल्स? क्लियर है टाइप ऑफ चिप फॉर्मेशन एंड मैकेनिक्स ऑफ
चिप फॉर्मेशन इन केस ऑफ डक्टाइल एंड ब्रिटल मटेरियल। क्लास सबको क्लियर है ये? यस सर। मैं आपको ये एनपीटीएल का शेयर भी कर दूंगा जहां से मैंने करवाया ये, और बाकी वीडियो भी आप उसमें देख लेना, और क्योंकि मैं इसलिए नहीं कर रहा, उससे ही बेटर और भी है बेटा वहां पर। हाँ चलो आज फिर यहीं फिनिश करते हैं ना, यू में लीव। और मुझे ये बताओ कल आपकी कोई क्लास फ्री है? क्योंकि लास्ट वीक में बेटा मैं एक वर्कशॉप में एंगेज था, तो सैटरडे संडे फ्री नहीं हो पाया। अगर जो कल के क्लास कोई फ्री हो स्लॉट तो आई कैन टेक ए क्लास, और उसमें आपकी पिछले जो लास्ट वीक की अटेंडेंस है वो भी इसमें मार्क कर दूंगा। एनी स्लॉट टुमारो? सर कौन सा? 2 से 3? तो ठीक है, एक बार अग्रीम नहीं है यहाँ पर, और कौन है यहाँ पे आपका क्लासेस यार? सब प्रथम प्रथम है यहाँ पे? नहीं है, कोई बात नहीं। यश बेटा इनको इन्फॉर्म कर देना, आप एक क्लास में डिस्कस कर लेना, अगर जो फ्री होगे तो मुझे इन्फॉर्म कर देना, ठीक है? चलो बस यहीं फिनिश करते हैं बेटा आज क्लास। ओके ओके बाय।